अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण तनाव के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी एशिया में बारूद का ढेर कभी भी बड़ा धमाका कर सकता है। हालांकि तीन रातों से अमेरिकी हमलों में अस्थायी ठहराव देखने को मिला है। ट्रंप के तेवरों से ये साफ भी है कि युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि तूफान से पहले की शांति है। हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईरान के साथ जारी इस टकराव में अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा तेजी से कम हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज किया है और बताया है, अपनी ताकत का एहसास कराया है। ट्रंप ने हथियारों की कमी की खबरों पर पलटवार किया, करारा पलटवार किया और साफ शब्दों में कहा कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हैं और ये जरूरत से भी बहुत ज्यादा हैं, ये कहा उन्होंने। ट्रंप के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका किसी भी लंबे युद्ध के लिए हमेशा तैयार बैठा है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और उन्नत रक्षा प्रणालियों के दम पर मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रंप ने संदेश दे दिया है कि अमेरिका को कमजोर समझने की भूल ईरान या फिर कोई देश गलती से भी ना करे। ट्रंप सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहे। बयान जारी करने के तुरंत बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्रुथ सोशल पर कई चौंका देने वाली एआई तस्वीरें भी शेयर की। पहला जो तस्वीर उनके द्वारा शेयर किया गया उसमें एक एआई तस्वीर थी। ईरान के सबसे बड़े और अहम तेल निर्यात केंद्र जो है वहां का खार्ग आइलैंड, वहां पर अमेरिकी हवाई हमले, स्ट्राइक ऑन खाग, इस प्रकार से लिखा हुआ एक एआई जो तस्वीर है वो जो है शेयर की गई। दूसरी तस्वीर जो उन्होंने शेयर की, अगली तस्वीर, वो ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिका झंडा लगा हुआ उसमें दिखाया गया है। तीसरा है कि एक अन्य तस्वीर में जहाज को उड़ते हुए दिखाकर ट्रंप ने लिखा है नो मोर इंजन्स। विशेषज्ञों का मानना है कि इन तस्वीरों के माध्यम से ट्रंप ने ईरान के आर्थिक तंत्र, विशेषकर उसके तेल व्यापार को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की सीधी चेतावनी दे दी है। यह अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। पिछले 3 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर हमले रोके हुए हैं। ट्रंप के इस कदम के बाद ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों और हितों पर जवाबी कार्रवाई रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक बातचीत और कूटनीति को एक मौका देने के लिए हमले रोके गए हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक रणनीतिक रीग्रुपिंग हो सकती है। ट्रंप कुछ और ही बड़ा प्लान कर रहे हैं। इस बीच दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तय समुद्री मार्ग से भटकाने के कारण एक तेल टैंकर समुद्री माइन से टकराया और उसमें भीषण विस्फोट हुआ। इस घटना के बाद में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ईरान के खिलाफ इस महाघेराबंदी के बीच में एक और बड़ी कूटनीतिक हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिकी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। जंग की शुरुआत के बाद में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इस बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों, उनकी सैन्य क्षमताओं को स्थायी रूप से नष्ट करने के प्लान पर मुहर लग सकती है। दूसरी तरफ घबराया हुआ ईरान अब अपनी सीमाओं पर अमेरिकी समर्थित घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाने का दावा कर रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि वे उत्तर पश्चिम ईरान में अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपनी आंतरिक नाकामियों और अमेरिका के दबाव से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दावा कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान भले ही ये सोच रहा हो कि युद्ध थम गया हो, लेकिन अमेरिका के तेवर और ट्रंप के भविष्य की योजनाओं को अगर देखते हुए चीज़ों को समझें तो लग रहा है जैसे तूफान से पहले की कोई शांति है, उसके बाद में अमेरिका बहुत बड़ा हमला वो कर सकता है। प्लान बी की बात हो रही है। ट्रंप का प्लान बी किस रूप में सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। क्या ईरान ट्रंप की इस चेतावनी को समझेगा या फिर उसे एक और भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है आज का। देखिए, मध्य पूर्व में शांति की हर कोशिश को नाकाम करने पर आमादा ईरान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उसका मकसद कूटनीति नहीं बल्कि आतंकवादी नेटवर्क को खाद पानी देना है।
ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने दुनिया के सामने खुलेआम आतंकवाद और जिहाद का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को अपना रणनीतिक ढाल घोषित किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की रक्षा को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ किसी भी संभावित युद्ध विराम या समझौते के लिए ईरान ने यह बेतुकी शर्त रख दी है कि इजराइल को लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाइयां बिना शर्त रोकनी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि ईरान का यह रुख इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वो सीधे तौर पर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाले जिहादी और आतंकी समूहों को पनाह देने, उनका इस्तेमाल अपने प्रॉक्सी वॉर के रूप में करने से बाज नहीं आ रहा है। मुस्तफा खामनेई का ये बयान तब सामने आया जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिजबुल्लाह के नए महासचिव शेख नईम कासिम और उसके लड़ाकों द्वारा भेजे गए वफादारी के खत का जवाब दिया। अपने जवाब में खामनेई ने हिजबुल्लाह के आतंकियों को अडिग चट्टान बताया, उनके हिंसक कृत्यों को खुलेआम उनकी सराहना की। कहा गया कि अब आगे बढ़ने का केवल एक रास्ता है, जिहाद और प्रतिरोध। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ने वालों को ईश्वरीय जीत मिलेगी। ईरान द्वारा आतंकी गुटों को प्रतिरोध रेजिस्टेंस का नाम देकर हिंसा को बढ़ावा देना कोई नया पैंतरा नहीं है। खामनेई का ये जिहादी एजेंडा साबित करता है कि ईरान लेबनान की शांति को दांव पर लगाकर आतंकवादियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने संदेश में मारे गए खूंखार हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह और अन्य आतंकी कमांडरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। खामनेई ने बेशर्मी से दावा किया है कि लड़ाकों ने हिजबुल्लाह को एक छोटे पौधे से बदलकर एक विशाल और मजबूत वृक्ष बना दिया है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह रूपी इस वृक्ष ने लेबनान और पूरे मध्य पूर्व को केवल तबाही, बारूद और मासूमों की मौत दी है। ईरान इस आतंकी संगठन की रक्षा के नाम पर लेबनान की संप्रभुता का इस्तेमाल करने के फायदे के लिए इसको फायदा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लेबनान की आम जनता लगातार युद्ध की आग में झुलस रही है। एक तरफ जहां ईरान आतंकियों की ढाल बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लेबनान की जो सरकार देश में शांति और संप्रभुता की बहाली की कोशिश कर रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी ऐतिहासिक मुलाकात में देश के स्थिरता कायम करने और इजरायली सेना की वापसी के लिए बातचीत की है। देखिए, दोनों नेताओं के बीच में हुई चर्चा में सबसे प्रमुख मुद्दा था ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण। अमेरिका और लेबनान सरकार की इस बातचीत से साफ है कि जब तक ईरान का प्रॉक्सी आतंकी गुट हिजबुल्लाह हथियारों से लैस रहेगा, तब तक लेबनान में आर्थिक सुधार, पुनर्निर्माण और निवेश संभव नहीं है। ईरान के इस भड़काऊ बयान के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएन महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय धमकियां या राजनीति की परवाह किए बिना वो यूएस के मंच पर जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाएंगे। यूएस पांडाफोड़ करेंगे नेटवर्क का। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच होने वाली ये हाई लेवल बैठक ईरान के परमाणु खतरे और हिजबुल्लाह हमास जैसे आतंकी समूहों के सफाई पर एक ठोस और निर्णायक एक्शन प्लान के रूप में देखा जा रहा है। आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई का ये ताज़ा बयान ये साबित करता है कि ये ईरान शांति का नहीं बल्कि हिंसा और जिहाद का ही रास्ता चुनेगा, और इस बार जब ट्रंप अटैक करेंगे तो स्थितियां बहुत ज़्यादा ईरान के लिए खराब होगी, क्योंकि लगातार मुस्तफा खामनेई भड़काने में लगे हुए हैं और स्थितियां कंट्रोल होती दिख नहीं रही हैं। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो बड़े वैश्विक संघर्ष आपस में मिलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच में मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध जो 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। हाल ही में कैस्पियन सागर में घटी एक अभूतपूर्व सैन्य घटना इन दोनों युद्ध क्षेत्रों को सीधे तौर पर जोड़ने लगी है। यूक्रेन के कैस्पियन सागर में ईरान के कॉमर्शियल जहाज को लंबी दूरी की मिसाइल ड्रोन से टारगेट किया गया। यूक्रेन ने टारगेट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि यह जहाज केवल सामान्य व्यापार के लिए नहीं बल्कि रूस को शहीद ड्रोन और सैन्य सामग्री पहुंचाने के गुप्त हथियारों के नेटवर्क का हिस्सा था। कैस्पियन सागर चारों तरफ से जमीन से घिरा एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है, जिसके जरिए रूस और ईरान दशकों से सुरक्षित व्यापार करते आए हैं। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ और खुफिया एजेंसीज का हमेशा से दावा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कैस्पियन सागर के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल ईरान द्वारा रूस को खतरनाक सैन्य ड्रोन, मिसाइल,
कालपुर्जे और युद्ध सामग्री सप्लाई करने के लिए किया जा रहा था। यूक्रेनी सेना ने इसी सप्लाई लाइन को काट दिया और इसी लाइन को काटने के उद्देश्य से अस्त्रखान से ईरान के अंजली बंदरगाह जा रहे ईरानी झंडे वाले जहाज के कंट्रोल रूम को ही टारगेट किया। इस हमले में एक ईरानी नाविक की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब कैस्पियन सागर जैसे सुरक्षित माने जाने वाले किसी क्षेत्र में किसी ईरानी पोत पर यूक्रेन ने अटैक किया हो। जेलेंस्की ने इस हमले का बचाव करते हुए एक और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासा किया है। जेलेंस्की यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनका आरोप है कि रूस न केवल यूक्रेन के खिलाफ ईरानी शहीद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वो बदले में ईरान को मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें और सटीक खुफिया जानकारी दे रहा है। यूक्रेन का दावा है कि जुलाई 2026 में रूसी सैटेलाइट्स ने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी की थी। जेलेंस्की के मुताबिक हाल के दिनों में अमेरिका के ठिकानों पर ईरान द्वारा किए गए सटीक हमलों के पीछे रूस की इसी खुफिया जानकारी का हाथ हो सकता है। यूक्रेन इन तमाम सबूतों को अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों के साथ साझा करने जा रहा है ताकि रूस ईरान के इस नापाक गठजोड़ पर सख्त वैश्विक प्रतिबंध लगाए जा सके। एक तरफ जहां अमेरिका के साथ 3 दिनों से सीधे हमलों में अस्थायी ठहराव आया था, वहीं यूक्रेन के दुस्साहसिक कदम ने तेहरान को पूरी तरीके से आग बबूला कर दिया है। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री ईरान के, उनका बयान आया है। तेहरान में यूक्रेन के कार्यवाहक राजदूत को उन्होंने तलब किया और इसे आपराधिक कृत्य बताया। यूएन चार्टर के उल्लंघन का आरोप लगाया। अराक्ची ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को कीव का मुफ्तखोर कहा, फ्री लोडर इन कीव करार दिया। दावा किया कि यूक्रेन ने यह हमला इजराइल के इशारे पर यूरोप को युद्ध में खींचने के लिए किया है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सीधी चेतावनी दी है। कहा है कि ईरान पर किसी भी हमले की भारी कीमत यूक्रेन को चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का यह दावा कि वो केवल नागरिक व्यापार कर रहा था, रूस के साथ उसके गहरे होते सैन्य संबंधों के सामने खोखला साबित होता है। ईरान लंबे समय से रूस को युद्ध सामग्री मुहैया कराकर यूक्रेन में तबाही मचाने में अप्रत्यक्ष भागीदार रहा है। हालांकि यूक्रेन द्वारा कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज को टारगेट किए जाने के बाद में स्थितियां अब और बिगड़ सकती हैं, क्योंकि ईरान यूक्रेन के ऊपर भी हमला कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रूस जो है यूक्रेन पर टारगेट कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि ये दोनों युद्ध कहीं एक साथ कनेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। मध्य पूर्व में जारी भीषण तनाव और अनिश्चितता के माहौल के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वाशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष निमंत्रण पर हो रही यह मुलाकात रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में अमेरिकी सेना यानी सेंटिकॉम द्वारा लगातार 13 रातों तक ईरान पर भीषण बमबारी हुई और इस बमबारी के बाद में हमलों को अस्थायी रूप से रोका गया है। अमेरिका कूटनीति को एक मौका देना चाहता है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका पहुंचने से ठीक पहले स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के खतरनाक इरादों से कोई समझौता नहीं हो सकता। नेतन्याहू ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, चाहे कोई कूटनीतिक समझौता हो या ना हो। वाशिंगटन के लिए उड़ान भरने से पहले इजरायली पीएमओ और कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब ईरान अपनी आक्रामक और जिहादी नीतियों को छोड़े, वो परमाणु बम बनाना छोड़ दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद कर दे। ट्रंप भी इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह बात भी नेतन्याहू के द्वारा स्पष्ट तौर पर निकलने से पहले कही गई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक कार्ट्स ने फॉक्स न्यूज से बातचीत की और संकेत दिया कि ट्रंप ने ईरान पर हमले स्थायी रूप से नहीं रोके हैं, बल्कि कूटनीति को एक अंतिम मौका दिया है। वाशिंगटन हर स्तर पर हालातों की समीक्षा कर रहा है। वॉल्ट्स ने एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य भी उजागर किया, बताया कि लगातार पड़े अमेरिका और इजराइल दबाव के कारण ईरानी शासन के भीतर दरार पड़ चुकी है। तेहरान की सत्ता में अंदरूनी लड़ाई और मतभेद चरम पर है। इस तरीके से समानांतर इस्तेमाल से ईरानी हुकूमत घुटनों पर आ चुका है। दूसरी तरफ दुनिया को गुमराह करने और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ईरान की सेना यानी IRGC बड़े बड़े दावे कर रही है। इस प्रकार की बातें यूएस की तरफ से अब कही जा रही हैं कि जो भी ईरान दिखा रहा है वो सिर्फ खोखला दावा है। हकीकत में ये है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा उनके लिए बिगड़ चुकी है और ये जो युद्ध रोका गया है वो सिर्फ और सिर्फ
अस्थायी तौर पर रोका गया है, क्योंकि एक मौका ईरान को दिया गया है कि वो चाहे तो बातचीत से मसले को सुलझा ले, नहीं तो हम रुकने वाले नहीं हैं। गाजा युद्ध के खात्मे, ईरान के परमाणु ठिकाने के विनाश और क्षेत्रीय सुरक्षा पर दोनों दिग्गज यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप बात करने जा रहे हैं। इजराइल ने अपनी नीयत साफ कर दी है कि वो अपने अस्तित्व और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। यदि ईरान कूटनीति के जरिए अपने परमाणु हथियार बनाने के सपने को त्याग देता है तो ठीक है, अन्यथा ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर इसी प्रकार से ईरान के ऊपर अटैक करते रहेंगे। आर्थिक तबाही, आसमान छूती महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के बोझ तले दबा कंगाल पाकिस्तान अब अपने ही विनाश की पटकथा खुद लिख रहा है। देश को भुखमरी और कंगाली से बाहर निकालने के बजाय राजनीति और सैन्य नेतृत्व ऐसे आत्मघाती फैसले ले रहा है जो न केवल पूरे दक्षिण एशिया बल्कि संपूर्ण वैश्विक शांति के लिए एक भयानक खतरा है। पाकिस्तान ने अपनी रक्षा व्यवस्था में एक अभूतपूर्व और खतरनाक बदलाव करते हुए अपने परमाणु हथियार तथा रणनीतिक मिसाइल प्रणालियों की ऑपरेशनल कमान सीधे तौर पर अपनी सेना को सौंप दी है। एक ऐसे देश में जहां की सेना पर हमेशा से आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं, वहां परमाणु बम का नियंत्रण सेना के हाथों में देना किसी बड़े पागलपन और आत्मघाती कदम से कम नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन की आड़ में नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी NSC का गठन किया गया है। इस नए रणनीतिक ढांचे के तहत देश के संपूर्ण परमाणु हथियारों और संवेदनशील मिसाइल संसाधनों का नियंत्रण अब सीधे केंद्रीय सैन्य कमान के अधीन चला गया है। इस नई व्यवस्था के तहत निर्णय लेने की मुख्य और अंतिम शक्ति अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथों में केंद्रित हो गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न केवल मोहरी की तरह काम करते हैं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के रूप में प्रमोट कर इस नई नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड NSC का पहला कमांडर भी नियुक्त कर देते हैं। चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के मॉडल से प्रेरित होकर ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में कॉपी की जा रही हैं और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कंगाली की मुहाने पर खड़ा है और जो पूरा ध्यान है वो सेना पर लगाया जा रहा है। बता आपको ये दें कि सामरिक विशेषज्ञों का स्पष्ट तौर पर मानना है कि कंगाली की कगार पर खड़ा देश जब बुनियादी ज़रूरतों जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है, तब वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे खतरनाक दुस्साहस करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।